हमारे साथ सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन भी जुड़ गए हमारी पैनल पर। नीलेश, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। बताइए कौन से स्टॉक्स हैं आपके रेडार पर एज क्लोजिंग ट्रेड्स? वेरी गुड आफ्टरनून मानसी। बिल्कुल, देखिए खरीदारी पर फोकस है, जिस हिसाब से मार्केट में एक मोमेंटम बना हुआ है और जहां पे बैंक निफ्टी एक नए रिकॉर्ड हाई पर पहुंच चुका है और निफ्टी भी यहाँ पे एक कैचअप मूव दिखाता हुआ नजर आ रहा है ऑन द बैक ऑफ पार्टिसिपेशन फ्रॉम दी निफ्टी आईटी इंडेक्स। तो यहाँ पर खरीदारी पर फोकस है। सबसे पहले खरीदने की सलाह होगी रियल्टी स्पेस में से प्रेस्टीज इस पर्टिकुलर स्टॉक में काफी अच्छा बेस फॉर्मेशन बना है और यहाँ पर एक फॉलो अप हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं 1300 तक की रेंज में। करंटली 1265 पर है। 1245 के स्टॉप लॉस से प्रेस्टीज को लॉन्ग करके चल सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा स्टॉक रडार पर है वो है सीडीएसएल। ठीक है, यहाँ पर काफी अच्छी शॉर्ट कवरिंग हमें आज देखने को मिल रही है, जिस हिसाब से बीएससी ने एक नए रिकॉर्ड हाई बनाए हैं। यहाँ पर सीडीएसएल एक कैचअप प्ले कर सकता है। एक बेस फॉर्मेशन अच्छा हुआ है और 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ब्रेक करने की तैयारी हो रही है। 1320 से लेके 1340 तक की अवसर हमें सीडीएसएल में देखने को मिल सकती है। 1270 का स्टॉप लॉस रख के सीडीएसएल को लॉन्ग करके चल सकते हैं। 1270 का स्टॉप लॉस, 1340 के टारगेट हो गए। सीडीएसएल के लिए 4% की ऑलरेडी तेजी हम देख रहे हैं। बढ़िया है, ये दो शेयर हो गए आपके लिए हमारे एक्सपर्ट की तरफ से, नीलेश जी की तरफ से। एक इस बीच खबर आ रही है पीएसयूज को लेकर, एक्सक्लूसिव खबर है। वो खबर ये है कि पीएसयूज की ग्रीन सब्सिडरी की लिस्टिंग को लेकर सरकार ने कुछ तैयारी की है। प्रोसेस को थोड़ा धीमा किया जा सकता है। ऐसा क्यों है, ये जरा समझते हैं। हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश, क्या है सरकार का मकसद इसके पीछे, क्यों सरकार ऐसा सोच रही है? देखिए, पीएसयूज के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि जो कई पीएसयूज के जो ग्रीन बिजनेस हैं उसकी जो लिस्टिंग की प्रक्रिया है उसमें देरी हो सकती है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि सरकार ये चाहती है कि फेवरेबल मार्केट कंडीशंस होने पर ही जो लिस्टिंग की प्रक्रिया है उसमें तेजी लाई जाए। हालांकि सरकार ये चाहती है कि कई पीएसयूज हैं जिनके जो ग्रीन बिजनेस है उसको लिस्ट कराने की जरूरत है, ताकि जो वैल्यू है वो अनलॉक किया जा सकेगा, असेट क्रिएशन होगा। लिहाजा ओएनजीसी, एनएलसी और एसजेवीएन जैसी जो कंपनीज हैं वो अपने ग्रीन आर्म को लिस्ट कराना चाहती हैं। उसकी प्रक्रिया की शुरुआत भी कर दी गई है, लेकिन मौजूदा वोलेटाइल मार्केट में सरकार ये नहीं चाहती है कि जो लिस्टिंग की प्रक्रिया है उसकी शुरुआत की जाए, आईपीओ लेकर आया जाए। सरकार ये चाहती है कि एक बार मार्केट में स्थिरता आ जाए, जो करंट वोलेटिलिटी है वो कम हो जाए, उसके बाद फिर लिस्टिंग की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। लिहाजा पीएसयूज इस बात को लेकर काफी कॉशियस है कि सही समय पर ही मार्केट हिट किया जाएगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो एसजेवीएन और एनएलसी ने हालांकि प्रक्रिया की शुरुआत भी कर दी है, लेकिन दीपम को ऐसा लगता है कि मौजूदा हालात फेवरेबल नहीं है। लिहाजा एक्स्ट्रा कॉशियस रहने की जरूरत है और पर्याप्त समय लेने की जरूरत है। जैसा कि आपको पता है कि एसजेवीएन की जो योजना है उसके हिसाब से आईपीओ के जरिए करीब करीब 4000 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है कंपनी अपने ग्रीन बिजनेस के लिए। साथ ही साथ एनएलसी की भी योजना है। एनएलसी ये चाहती है कि मार्केट से फंड रेज किया जाए, जो उसका जो मौजूदा कैपेसिटी है ग्रीन बिजनेस की बात करें, खासकर रिन्यूएबल एनर्जी की, उसमें बढ़ोतरी हो और जो मौजूदा कैपेसिटी है वो करीब 1.4 गीगावाट का है, उसको 2030 तक बढ़ाकर कम से कम 6 गीगावाट कर दिया जाए। तो इन्हीं योजनाओं को ध्यान में रखते हुए पीएसयूज अपने ग्रीन बिजनेस की लिस्टिंग करना चाहते हैं, लेकिन मौजूदा मार्केट कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए प्रोसेस को डिले किया जा सकता है। प्रकाश, बहुत शुक्रिया। तो काफी क्रूशियल जानकारी है ये पीएसयूज के ग्रीन आर्म को लेकर। बढ़िया है। राजेश सर, बाजार की जो चाल रही है पिछले 5 सत्र से, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अब ना लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं। पहले थोड़े से डरे हुए थे, खुद से दूरी बना लिए थे, और अब उनको लग रहा है कि नहीं, मौका एक छूट रहा है। ये बताइए कि अगर यहां से भी किसी को प्लान आउट करना हो, आपने भी अपने कुछ स्टॉक्स के लिस्ट शेयर किए होंगे लोगों से, आपके सगे संबंधी भी आपसे पूछ रहे होंगे कि बताइए कहां निवेश करना है। जरा हमारे दर्शकों को उसका फायदा दीजिए कि आपके हिसाब से मौके कहां हैं। और एक और जवाब दीजिए, ये आईटी की तेजी से आप कितने कन्विंस्ड हैं? क्या आपको लगता है कि रिकवर हो जाएगा, या फिर जिनको ट्रेडिंग बाउंस के लिए प्ले करना उनके लिए ठीक है, निवेश के लिए भी दूर रहें? देखिए, आपने सही कहा कि जो मार्केट जिस तरीका का है उसमें कई लोगों को पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ कि बाजार इस तरीका से घूम भी सकता है, क्योंकि ट्रम्प का जो टैरिफ पे जो
बातें चल रही थी उसको लेके सब में भय का माहौल बना हुआ था। तो कुछ लोगों को लग रहा है कि मौका छूट गया है, कुछ लोगों को इंतजार है और गिरेगा तब लेंगे टाइप। लेकिन मेरा ये मानना हमेशा से रहा है कि बाजार में अगर आपको निवेश करना है और लंबी अवधि के लिए निवेश करना है तो मौका हर समय सही रहता है। स्टॉक एबिलिटी रहती है, 7,000 लिस्टेड कंपनी है जिसमें 1,500 2,000 रेगुलरली ट्रेडेड, तो कुछ ना कुछ मौके लगते रहते हैं। और इस वक्त जो हालात बने हुए हैं उसे देखते हुए मुझे ये लगता है कि ऐसे सेक्टर जिनमें एक्सपोर्ट का कोई योगदान ना हो वहां थोड़ा ध्यान देना चाहिए डोमेस्टिक थीम्स पे, फिर वो चाहे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज हो, हेल्थ केयर हो, आपके हॉस्पिटलिटी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कंज्यूमर गुड्स हो, ये सब जो घरेलू जिसमें खपत है वहां ध्यान दे तो ज्यादा बेटर होगा। क्योंकि एक्सपोर्ट्स में अभी टैरिफ वार 90 दिन के लिए टला है, खत्म नहीं हुआ है, तो अभी किसी को पता नहीं है कि किस तरीका से वो रिएक्ट करेगा और उसे एग्जैक्ट क्वांटिफाई राजेश करना जी। इस वक्त नामुमकिन काम है। हाँ जी जी राजेश जी, सीधे शेयर बोलिए सर, लोग शेयर सुनना चाह रहे हैं और आपको बड़ी उम्मीद से देख रहे हैं कि राजेश जी को शेयर बताएं, हम फटाफट अपने तैयारी करें। सर, पहला तो स्टॉक हमारा बैंकिंग से ही रहेगा। आप समझो HDFC बैंक पे ध्यान देना चाहिए। दुनिया का एक बड़ा बैंक, स्टेबल एसेट क्वालिटी, चौथी तिमाही के जो अपडेट आए बहुत शानदार आए। कासा डिपॉजिट 6% के आसपास बढ़ गया, AUM एवरेज बढ़ गया, और इन सब चीजों के बावजूद अगर आप देखेंगे तो पिछले 3-4 साल से चला ही नहीं है। तो 2-4-5 दिन में जो चला है वो चला है, लेकिन इसकी अपसाइड अभी भी बहुत अच्छी बनती है। इसके अलावा मिड कैप में अगर बैंकिंग स्टॉक्स में जाना हो तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र मुझे बहुत अच्छा लगता है। तीसरी तिमाही में नतीजे अच्छे है, तीसरी तिमाही में ही नहीं क्या, अगर आप पिछले 4-5 तिमाही के नतीजे देखेंगे तो लगातार शानदार नतीजे दिए हैं। तीसरी तिमाही में प्रॉफिट 1,400 करोड़ के आसपास आ गया था, डिपॉजिट 13% के ऊपर की ग्रोथ आई थी, और सारे पायदान पे एसेट क्वालिटी हो चाहे बैलेंस शीट हो, सारे पायदान पे PSU जो बैंकिंग स्पेस है उसमें बहुत बेहतर बैठता है। और इसके अलावा इस वक्त हमें देखना हो तो मैं समझता हूँ लॉयड मेटल्स पे ध्यान देना चाहिए, जो कि अपने आप में एक बहुत शानदार मेटल की कंपनी है, एक्सपेंशन पे जा रही है, माइनिंग डेवलपमेंट पे भी जा रही है, जिससे आने वाले दिनों में नंबर्स अच्छे हो जाएंगे। QIP करके उन्होंने 4,000 करोड़ के आसपास रुपए उठाए हैं, तो वहां एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। और एक स्टॉक जो कि इस वक्त आप लोग थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे, BSE का, मैं उसे 500 रुपए के लेवल से लगातार बोलता आ रहा हूं, और आज भी मैं समझता हूं कि अच्छी अपसाइड हो सकती है यहाँ से भी। ये जुदा बात है कि कोई करेक्शन आ जाए, लेकिन अपसाइड बहुत बढ़िया बनती है। अगर आप देखो तो नंबर्स लगातार बेहतर होते जा रहे हैं। फ्यूचर ऑप्शंस में जो 0% उनका मार्केट शेयर था वो अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जो सेटलमेंट आपका मंगलवार और बृहस्पतिवार अलग अलग हो गए हैं, तो वहां से हमें लगता है कि ऑप्शंस के मार्केट में उनकी थोड़ी सी मार्केट शेयर और बढ़ जाएगा। CDSL में 15% की होल्डिंग है, गिफ्ट सिटी INX में उनकी होल्डिंग है, स्टार म्यूचुअल फंड जो एक बड़ा म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म है सबसे बड़ा, वो उनके अंडर में है। कैश पॉजिटिव बैलेंस शीट है, अच्छा खासा कैश पड़ा है उसमें, और सबसे अच्छी बात है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कोई इशू नहीं है। आने वाले दिनों में जब मार्केट में सुधार होगा तो मुझे लगता है IPO का मार्केट फिर से वापस से चालू हो जाएगा, जिससे BSE जैसी कंपनियों को एक अच्छा फायदा होगा। आप NSE ने जो बोनस अनाउंस किए उसके बाद अगर आप देखेंगे तो कम से कम 50 से 60% की बढ़त हो गई उन लेवल से, और BSE अभी वापस अपने वही 6,000 के लेवल्स पे आया है जो कि मार्केट क्रैश के पहले था। तो मुझे लगता है करेक्शन भले हो जाए लेकिन अपसाइड बहुत बनता है। ठीक है, ये 3 शेयर हैं। HDFC बैंक है, 1.25% ऊपर आपको दिखेगा, रिकॉर्ड हाइस पर भी पहुंच गया है। BSE रिकॉर्ड हाइस पर है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सरकारी बैंकों में भी एक्शन है, हालांकि थोड़े छोटे साइज के होते हैं, ये टिकट साइज छोटी होती है लेकिन बीटा ज्यादा होता है। लेकिन आज बैंक ऑफ महाराष्ट्र में आपको अच्छी तेजी दिखेगी। तो 3 शेयर पर आप नोटिस करके चलिए, और BSE के लिए कई सारे राजेश सर ने पॉजिटिव बताए, आप उससे फोकस करके चलिए। देखिए क्या होता है ना, जब ग्रोथ का मार्केट होता है ना तो कई बार वैल्यूएशन को थोड़ा भूलना पड़ता है। 90 का P है, लेकिन उसके अगेंस्ट जो पॉजिटिव्स हैं जो यहां से और ग्रोथ को ट्रिगर कर सकते हैं, वो ट्रिगर कई सारे हैं, तो उस पर आप फोकस करके चलिए। चलिए छोटे से ब्रेक ले यहां पर रुकेंगे, और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो कुछ और शेयरों पर भी फोकस करेंगे जहां पर आपके लिए शानदार मौके बन सकते हैं, आप कहीं जाएगा नहीं।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और 24,150 के लेवल्स, 294 पॉइंट्स के अप मूव निफ्टी में। स्टॉक स्पेसिफिक ढेर सारे एक्शन, रिजल्ट बैक्ड और इन्हीं कुछ तमाम स्टॉक्स पर इस वक्त फोकस है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के स्टॉक कंपनी के नतीजे आए ओवर दी वीकेंड और नंबर्स के ठीक बाद स्टॉक में एक मूवमेंट जरूर है। नंबर्स ठीक ठाक रहे। रेवेन्यू के फ्रंट पर 18% की मजबूती सालाना आधार पर देखने को मिली। वहीं नेट प्रॉफिट के फिगर को भी देखना चाहिए, वहां पर भी करीब 1.5 से 2% का इजाफा देखने को मिला। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, नीलेश जी एक राय आपसे जानना चाहेंगे। मजबूत है बाजार, आज वॉलेटाइल मूव स्टॉक में नजर जरूर आ रहे हैं, लेकिन अभी अभी ताजा नतीजे भी कंपनी ने पोस्ट किए हैं। स्टॉक में निचले स्तरों पर काफी अच्छा बेस फॉर्मेशन बना है और हमने पिछले कुछ एक दिनों में लगातार यहाँ पे एक सीरीज ऑफ हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन बनते हुए देखे थे। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है और यहाँ से एक फॉलोअप हमें 255 260 तक का इस पर्टिकुलर स्टॉक में देखने को मिल सकता है। 239 का सपोर्ट है, वहां पे स्टॉप लॉस रखना होगा और लॉन्ग साइड में पोजीशन है तो बने रहे। फ्रेश खरीदारी करनी है तो थोड़ी सी डिप का इंतजार करें, बट आउटलुक पॉजिटिव है। 260 265 तक के भी लेवल हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। लोग 260-65 तक के लेवल्स और वैसे साइडवेज मूवमेंट थी स्टॉक में, लेकिन अभी पिछले कुछ सेशन से अगर लास्ट 5 ट्रेडिंग सेशन के चार्ट्स देखेंगे तो मजबूती का दौर जो है वापस से लौटता हुआ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में 260 तक के टारगेट्स भी यहाँ पर मानकर चलना है। हैवेल्स इंडिया कंपनी के नतीजे कल आने वाले और नंबर्स से ठीक पहले इस स्टॉक पर एक नजर होनी जरूर चाहिए। पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन में न्यूज फ्लो के चलते भी ये स्टॉक फोकस में रहा है, जहां हमने देखा था करीब 600 करोड़ के निवेश की भी बात हो रही थी। कंपनी जो कि एक करने जा रही है एज बिजनेस एक्सपेंशन, बिजनेस डेवलपमेंट प्लान के तौर पर। 1648 के लेवल्स पर श्रीकांत जी एक राय आपसे जानना चाहेंगे। नतीजों से ठीक पहले आधे % तक की तेजी है। बिल्कुल, इनफैक्ट रिजल्ट्स के पहले भी इसमें तेजी है और अगर आप देखें तो पिछले 4 या 5 दिनों में भी जब इसमें रैली बनी लोअर लेवल से तो काफी अच्छी तरीके से इसने कई सारे अपने पीयर्स को काफी कंफर्टेबली आउट परफॉर्म किया है। तो मुझे लगता है कि जैसे आज के वॉल्यूम्स है और पास्ट ट्रेंड अगर देखें, हमें लगता है कि ये स्टॉक बेस्ड ऑन टेक्निकल्स एक बार 1800 रुपए तक के लेवल्स दिखा सकता है। तो यहाँ पे करंट लेवल्स पे पोजीशंस बनाना वैसे रिस्की है बिकॉज बॉटम से काफी चल चुका है और रिजल्ट्स पे हमेशा ही स्टॉक थोड़ा सा वोलेटाइल होता है। लेकिन अगर आपके पास अगर इसके इन्वेस्टमेंट्स अगर हो तो मैं कहूंगा कि इसमें बने रहे। रिजल्ट्स के आसपास अगर ये 1750 से 1800 के लेवल्स अगर दिखाता है तो उसमें आप प्रॉफिट बुक करके चल सकते हैं। और करंट लेवल से मैं कहूंगा कि अगर कोई करेक्शन अगर आता है तो 1575 से लेकर 1580 के करीब लॉन्ग की पोजीशंस बनाई जा सकती है। एंट्री अपॉर्चुनिटी के लिए डिप का इंतजार करें, पोजीशन से इंटैक्ट रखें। नतीजों के साथ साथ 1800 तक के लेवल्स भी नजर आ सकते हैं। 1800 के लेवल्स अगर नतीजों के साथ देखने को मिले तो फिर एक बार प्रॉफिट बुक करने के बारे में हैवेल्स इंडिया में सोचा जा सकता है। मार्केट एट 3 हमारे अगले सेगमेंट का अब रुख करते हैं। आनंद शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं 3 बजे बाजार में स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स हमें बताने के लिए। आनंद बताइए। जी हाँ मानसी, मार्केट एट 3 में शुरुआत करते हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र से, जहां पर रिपोर्ट्स का ऐसा मानना है कि सरकार QIP यानी कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के जरिए कंपनी में हिस्सा बेच सकती है, जिसके चलते शेयर में करीब करीब 5% की तेज़ी देखने को मिल रही है। बात करें कोफोर्ज की तो कोफोर्ज में मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज म्यूचुअल फंड ने 3.5 लाख शेयरों की खरीदारी की है और ये जो शेयरों की खरीदारी उन्होंने की है वो 6,605 रुपये के भाव से की है, जिसके चलते शेयर में करीब करीब 5% की तेज़ी देखने को मिल रही है। बात करें मुथूट फाइनेंस की तो कंपनी ने बोरोइंग लिमिट बढ़ाकर करीब करीब 2 लाख करोड़ तक करने को मंजूरी दे दी है और साथ ही साथ 26 रुपये पर शेयर डिविडेंड देने का ऐलान किया है, जिसके चलते शेयर में पॉजिटिव एक्शन देखने को मिल रहा है। देवयानी इंटरनेशनल की बात करें तो 24 अप्रैल को कंपनी की बोर्ड बैठक है और ये जो बोर्ड बैठक है वो फंड जुटाने को लेकर है, जिसके चलते शेयर में करीब करीब 4% की तेज़ी देखने को मिल रही है। अंत में बात करें भारत डायनामिक्स की, जहां पर नुआमा की रिपोर्ट आई है और नुआमा ने खरीदारी
खरीदारी की राय के साथ कवरेज शुरू किया है। लक्ष्य दिया है 1650 रुपए का। साथ ही साथ इस सेक्टर में नुआमा की टॉप पिक जो है भारत डायनेमिक्स बनी हुई है, जिसके चलते शेयर में करीब करीब 3.5% की तेजी देखने को मिल रही है। तो ये थे वो शेयर जिनमें खबरों के दम पर आज एक्शन देखने को मिल रहा है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और खबरों वाले शेयर्स हमें बताने के लिए। तो ये सारे के सारे स्टॉक्स हैं जिस पर नजर होनी चाहिए। एक्सचेंजेस पर लगातार इन स्टॉक्स से जुड़ी खबरें आना शुरू हुई हैं और इसी के चलते ये स्टॉक्स जो हैं रेडार पर हैं। राजेश जी, एफएमसीजी सेक्टर पर एक टेक आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि इसी हफ्ते में एफएमसीजी कंपनियों के नंबर्स आना शुरू हो जाएंगे और एफएमसीजी स्टॉक्स की अगर बात करें, आज के सत्र में भले ही एफएमसीजी सेक्टर ने बैक सीट पकड़ी है, लेकिन पिछले कुछ सेशन से कंजम्पशन का खेमा है जहां पर हमने स्लो एंड इवेंचुअल मूवमेंट जरूर देखी हैं। अब मॉनसून अपडेट की अगर बात करें, जिस तरह के अपडेट्स वेदर डिपार्टमेंट से आ रहे हैं, इसके अलावा Q4 अपडेट्स जो पर्टिकुलर एफएमसीजी कंपनियों के आए हैं जैसे कि गोदरेज कंज्यूमर, मैरिको, अच्छे रहे हैं। ऑन द बैक ऑफ ऑल ऑफ दीज ट्रिगर्स, एफएमसीजी सेक्टर पर फंडामेंटल आउटलुक क्या बनता है? अगर आप देखें तो पिछले 3-4 क्वार्टर्स से इनका प्रदर्शन बहुत खराब रहा है, खास करके अर्बन कंजम्पशन, अर्बन ग्रोथ में तो बिल्कुल नगण्य रही है। अब चूंकि IMF का ऐसा आया है कि वेदर का जो अनुमान आया है कि अबव एवरेज मानसून होगा, उसके बाद थोड़ी सी ये उम्मीद बंधी है कि रूरल डिमांड बढ़िया निकल कर आएगी, जिसमें हमें लगता है कि मैरिको एक अच्छा पिक साबित हो सकता है, ITC अच्छा पिक साबित हो सकता है, इवन इमामी जिसकी रूरल फोकस ज्यादा है वहां पर ध्यान देना चाहिए। ये कुछ एक स्टॉक है एफएमसीजी में जहां पे नजर रखनी चाहिए। बढ़िया है। अच्छा, रूरल फोकस वाले ग्रामीण इलाकों में जिनके प्रोडक्ट्स की बिक्री ज्यादा होती है, उसमें मैरिको इमामी पर आप फोकस करके चलिए। लेकिन अर्बन कंजम्पशन से जुड़ा हुआ एक शेयर, उसके बारे में जिक्र करना चाहेंगे और श्रीकांत जी आपसे व्यू चाहिए। वैसे मुझे तो लगता है कि नहीं, इन्वेस्टमेंट ग्रेड वाला स्टॉक है इंटरग्लोब एविएशन, लेकिन ट्रेडर्स के लिए मौके बनते रहते हैं। 5,500 रुपए के भी ऊपर पहुंच गया है, नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर इंटरग्लोब एविएशन है। और एक खबर यह आई है कि अपनी जो एयरक्राफ्ट की जो फाइनेंसिंग वाली कैपेबिलिटीज है उसको बढ़ाने के लिए गिफ्ट सिटी में उनका ऑफिस भी खोला है। अब यहां से अभी कितनी तेजी आप देख रहे हैं श्रीकांत जी? इंटरग्लोब इंडिगो कितना उड़ेगा अभी? तो अभिषेक जी देखिए, वैसे इसकी उड़ान तो मुझे लगता है कि लगातार बनी रहेगी और एक पेस पे रहेगी तो ज्यादा अच्छा है। अगर ज्यादा स्टीप अगर ऊपर जाती है तो फिर मुश्किलें बढ़ेगी, बट करंट लेवल से मुझे लगता है कि बिल्कुल इसमें करंट लेवल से भी लॉन्ग पोजीशंस बनाए जा सकते हैं। काफी सस्टेन्ड ट्रेंड हमें देखने मिला है और ये जो 2 या 3% की जो तेजी होती है कुछ एक दो दिन के बाद, वो क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि इसमें लगातार खरीदारी बनी हुई है। हमें लगता है कि ये स्टॉक वेरी शॉर्ट टर्म में एक बार 6,100 तक के लेवल्स दिखा सकता है। और अगर इसी के साथ साथ अगर मैं कुछ और एक दो स्टॉक्स की अगर बात करूं तो मुझे लगता है कि BSE में जो लिस्टेड स्पाइस जेट है, यहाँ पे भी हमें लगता है कि थोड़ा और स्पाइस बन सकता है। ये स्टॉक अभी 51 या 51 या 52 के करीब ट्रेड कर रहा है, लेकिन जैसे इसमें टेक्निकल पैटर्न बना है मुझे लगता है ये भी स्टॉक एक बार 60 से लेकर 62 रुपए तक के लेवल्स दिखा सकता है। तो ओवरऑल ये स्पेस काफी अच्छा लग रहा है और इंडिगो में हमें यही लग रहा है कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट्स हो तो उसमें बने रहे। ठीक है, इंडिगो में अगर इन्वेस्टमेंट हो तो बने रहिए 6,100 रुपए तक के टारगेट के लिए। अच्छा श्रीकांत जी, एक बात बताओ, मतलब कई बार ना दिमाग में आना ही भूल गए, छूट गया जा रहा था कि स्पाइस जेट भी है स्पेस में। ऐसा लगता था एविएशन की बातचीत होती थी तो सिर्फ इंटरग्लोब ही याद आ रहा था, क्योंकि रेकमेंड यही होता है। आपने ना जाने कितने महीनों के बाद आपने स्पाइस जेट का नाम लिया है। मुझे याद नहीं है कि लास्ट टाइम हमने किसी स्पाइस जेट के बारे में पूछा हो या फिर किसी ने रेकमेंड किया हो। ठीक है, बढ़िया है। अच्छा, ऑटो शेयर में आज हम तेजी देख रहे हैं नीलेश जी, और ऑटो में अगर हम बात करें तो टायर वाले शेयर भी चल रहे हैं। हालांकि तेजी उतनी ज्यादा नहीं है, बट फिर भी C8 हो गया, JK अपोलो टायर, यहां पर तेजी बन रही है। और ट्रिगर यह है कि क्रूड अब चूंकि रेंज में है, सस्ता क्रूड है, यहां से ज्यादा बढ़ेगा नहीं, इस बात की भी संभावना काफी ज्यादा है। टायर में कोई शेयर आप पिक करना चाहेंगे? कहीं आपके हिसाब से ट्रेड बन रहे हैं? बिल्कुल अभिषेक जी, देखिए टायर स्पेस में पिछले सप्ताह हमने जो खरीदारी करने की सलाह दी थी हमारे क्लाइंट को, वो था अपोलो टायर। अभी भी हमें ऐसा लग रहा है कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में स्ट्रेंथ अभी बनी हुई है और
मोमेंटम यहाँ से कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। इस पर्टिकुलर स्टॉक की अपसाइड 475 से 480 तक देखी जा सकती है। गिरावट में खरीदारी करने की सलाह होगी। 445 का स्टॉप लॉस होगा। इनफैक्ट करंट लेवल पर भी इसे ऐड करके चल सकते हैं। स्ट्रक्चर एक डबल बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट यहाँ पर हमें देखने को मिला है, तो काफी बेहतरीन कॉपी बुक स्टाइल डबल बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 475 480 शॉर्ट टर्म के लिहाज से और थोड़ा सा पोजीशन लिहाज से 500 तक के लेवल ये पर्टिकुलर स्टॉक छूता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, 500 रुपए तक के लेवल छूता हुआ नजर आ सकता है। अपोलो टायर 480 के इमीडिएट टारगेट 445 के स्टॉप लॉस के साथ इसको आपको ट्रेड करना है। ऑयल एंड गैस वाले शेयरों में भी आज हम देख रहे हैं कि स्ट्रेंथ है। ऊपरी स्तरों से फॉल का शिकार हुआ था आईजीएल, एमजीएल। जब ये खबर आई थी कि एपीएम गैस के एलोकेशन में कटौती की है सरकार ने, तो हमने सारे के सारे शेयरों को टूटते हुए देखा। एक शेयर नहीं टूटा था, वो था गेल। गेल में स्ट्रेंथ है। हमने 150 रुपए के आसपास के भाव देखे। अब गेल चलते चलते देखने की फिर से 200 रुपए के आसपास है। राजेश सर, इस स्पेस के बारे में जरा आप गाइड कीजिए, ये आपको कैसा लग रहा है स्पेस? देखिए, ईवी को लेकर खबरें आएंगी, क्लीन एनर्जी को लेकर सरकार का फोकस बढ़ेगा, ये भी खबरें आती रहेंगी, ये सब चीजें रहेंगी। बावजूद इसके आपको किस तरह का लग रहा है, कितना अट्रैक्टिव है स्पेस ये? देखिए, दिक्कत यहाँ पूरे स्पेस में ये है, जो एपीएम की जो कटौती हो रही है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दूसरी या तीसरी बार हो गई है और ऐसी कोई संभावना नहीं है कि शायद आगे ना हो। तो ये दिक्कत हमेशा बनी रहेगी। तो अगर ये पास ऑन दे पाते हैं, जो कि इनकी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी, ये पास ऑन दे पाते हैं कंज्यूमर को, तो मुझे लगता है कि जो वैल्यूएशन है खास करके आईजीएल के या एमजीएल के, ये बहुत शानदार हो गए हैं। यहाँ ध्यान देना चाहिए। तो ये तो स्टॉक है जो वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत अच्छे हैं आज की डेट में, जो कि एपीएम की जो आवंटन इनको हो रहा है उस लेवल्स पे। अगर और कटौती आती है तो मुझे लगता है यहाँ थोड़ा गिरावट आएगी, बट अल्टीमेटली ये परफॉर्म करेंगे। लंबी अवधि में खरीदारी की सलाह रहेगी। ठीक है, लंबी अवधि में खरीदारी की सलाह रहेगी। इन स्टॉक्स में गिरे मौके आपके लिए बन सकते हैं। चलिए, छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है और ब्रेक के बाद आपके लिए हम बीटीएसटी, एसटीबीटी तो नहीं जानेंगे, बीटीएसटी होंगे। हमारे दोनों एक्सपर्ट तैयार हैं, श्रीकांत जी और नीलेश जी। और श्रीकांत जी और नीलेश जी, आपसे गुजारिश है कि कम से कम 2-2 शेयर दीजिएगा। बाजार अच्छा है, मौके भर भर के होनी चाहिए। और राजेश जी, एक आपसे इन्वेस्टमेंट वाला शेयर एक और जानेंगे। सर, आप भी अपना शेयर निकाल कर रखिए। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। पचपन 55,200 के पार बैंक निफ्टी, बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स आउट परफॉर्म करते हुए मार्केट का ओवरऑल एटमॉस्फेयर काफी बॉयंट, काफी फ्रेश इनफ, काफी मजबूत है। और इस बॉयंट एटमॉस्फेयर में पॉजिटिव मूवमेंट जहां बैंक्स में नजर आ रही है, उसी के साथ साथ फाइनेंशियल्स का खेमा भी है, जहां अच्छा खासा एक्शन और सिग्निफिकेंट एक्टिविटी। इसी कड़ी में आरईसी, पीएफसी जैसे काउंटर्स पर भी एक नजर होनी चाहिए। अच्छे खासे एक्शन के साथ दोनों ही स्टॉक्स में मजबूती का रुझान है, पॉजिटिव ट्रेंड है कायम इस वक्त भी नजर आ रहा है। करंट प्राइस की अगर बात करें, आरईसी 442 के स्तर, वहीं पीएफसी में भी करीब 3% की तेजी 435 के लेवल्स पर कामकाज। श्रीकांत जी, आरईसी पीएफसी के चार्ट से एक बार देखिए, बताएं इन लेवल से किस तरह के सेंटिमेंट्स डेवलप हो रहे हैं आपके हिसाब से? तो देखिए, बिल्कुल काफी मैं कहूंगा कि ये स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन बना रहे हैं, काफी मजबूत फॉर्मेशन है।
और उसके पीछे का अगर रीजन मैं कहूंगा तो यही है कि जो आने वाले कुछ महीनों में हम रेट कट देखने वाले हैं इंडिया में, स्पेसिफिकली इंटरेस्ट रेट के दरों में जो कटौती होगी उसका सबसे बड़ा बेनिफिट इन कंपनीज को भी जाएगा। और इसी वजह से मुझे लगता है कि इसमें एक अच्छी तेजी बन रही है और ये तेजी और यहां से बनती हुई नजर आएगी। 435 के करीब आरईसी ट्रेड कर रहा है। रिलेटिवली अगर आप देखें तो जो पीएफसी का परफॉर्मेंस है वो आरईसी के कंपैरिजन में काफी बेहतर है और इसी वजह से जो 435 के करीब अभी पीएफसी चल रहा है वो हमें लगता है कि ग्रेजुअली 470 तक के लेवल्स दिखा सकता है। और आरईसी मुझे लगता है थोड़ा सा लैग इफेक्ट है, लेकिन बिल्कुल जैसे कि ओवरऑल डोमेस्टिक मैक्रोस बनते जा रहा है तो उसी के बेसिस पे इसमें भी तेजी बनेगी और ये भी स्टॉक धीरे धीरे इवेंचुअली 470-75 के लेवल्स दिखा सकता है। लेकिन अगर कोई दोनों में से एक स्टॉक करना हो तो ये चार्ट ज्यादा पसंद आते हैं श्रीकांत जी को। एक टेक्निकल ग्लिच, तकनीकी दिक्कत, फिर से जुड़ने की कोशिश होगी श्रीकांत चौहान से, लेकिन इस बीच 3:15 बज गए हैं। आइए बीटीएसटी ट्रेड्स, जैसे कि ब्रेक से ठीक पहले हमने आपको बताया था कि अच्छा खासा माहौल है, बाजार में मजबूती का ट्रेंड है, तो ऐसे में बीटीएसटी खरीदारी के कॉल्स तो होंगे ही। नीलेश जी से जानते हैं। नीलेश जी बताइए, कौन से बीटीएसटी ट्रेड्स लेकर जाना चाहेंगे आप? बिल्कुल मानसी, देखिए खरीदारी पर फोकस है और यहाँ पर सबसे पहले एनबीएफसी स्पेस, फाइनेंशियल स्पेस जिसका आप जिक्र कर रही थी, उसी स्पेस पर फोकस बना हुआ है। पिरामल एंटरप्राइज लिमिटेड पीईएल, इस पर्टिकुलर स्टॉक में काफी अच्छा ब्रेकआउट हमें आज के सेशन में आता हुआ नजर आ रहा है। शॉर्ट्स कवर हो रहे हैं यहाँ पर और एक फॉलोअप में इस पर्टिकुलर स्टॉक को 1060 और 1075 तक ले जा सकता है। 1021 के स्टॉप लॉस से पिरामल एंटरप्राइज इसे लॉन्ग करने की सलाह की। इसके अलावा जो दूसरा स्टॉक रडार पर आया है वो है ऑटो स्पेस में से, स्पेसिफिकली टू व्हीलर ऑटो हीरो मोटोकॉर्प, जहां पर एक काफी लंबे समय के बाद हमें एक पुल बैक देखने को मिल रहा है। 3800 का इंपॉर्टेंट लेवल था, वो आज क्रॉस हो चुका है। तब यहाँ पर भी एक फॉलोअप मूव हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। 4050 से लेके 4120 तक के लेवल्स हमें ऊपरी सरों पर देखने को मिल सकते हैं। तो स्टॉप लॉस अपना होगा 3810, 3810 का, और हीरो मोटोकॉर्प को भी लॉन्ग करने की सलाह होगी। नीलेश जी की तरफ से पिरामल एंटरप्राइजेस और हीरो मोटोकॉर्प दोनों बीटीएसटी के कैंडिडेट्स। और यस, ऑटो एंसिलरी की चाल पर भी एक नजर होनी चाहिए। यहाँ पर भी मूव्स जो है वो डेवलप होते हुए 4% की तेजी ऑलरेडी हीरो मोटोकॉर्प के चार्ट्स पर। श्रीकांत जी, अगर आप मुझे वापस सुन पा रहे हैं, आप बताइए आपकी तरफ से बीटीएसटी कैंडिडेट्स कौन से होंगे? या बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि बीटीएसटी के बेसिस पे अगर देखा जाए तो आईईएक्स, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, यहाँ पे कुछ लॉन्ग की पोजीशंस बनाई जा सकती है। 190 के करीब अभी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है और अगर इसमें तेजी बनती है तो ये स्टॉक कम से कम 200 से लेकर 205 तक के लेवल्स दिखा सकता है। तो आईईएक्स में लॉन्ग की पोजीशंस बनाए, स्टॉप लॉस रखे एट 187, तो 3 से 3.5 रुपए का स्टॉप लॉस हमें रखना पड़ेगा आईईएक्स में। और इसके अलावा अगर किसी स्टॉक में पोजीशन बनानी है तो मैं कहूंगा कि इन लेवल्स पे एनबीसीसी पे भी पोजीशंस बनाई जा सकती है। एनबीसीसी जो अभी ट्रेड कर रहा है तकरीबन 87-88 के करीब, यहाँ पे अगर आप देखें, नहीं सॉरी, इसकी अभी जो करंट प्राइस है वो 100 रुपीज के करीब की है। एक सस्टेन्ड स्ट्रॉन्ग लॉन्ग ट्रेंड बना हुआ है, बुलिश ट्रेंड बना हुआ है, बट ब्रेकआउट के करीब आया हुआ है, तो साइकोलॉजिकल लेवल्स के करीब है। लेकिन अगर इसमें तेजी बनेगी तो ये 100 रुपए वाला स्टॉक 107-108 रुपए तक के लेवल्स दिखा सकता है। तो करंट लेवल से मैं कहूंगा कि एनबीसीसी में भी लॉन्ग की पोजीशंस बनाए, एक खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। स्टॉप लॉस जो यहाँ पे हमें रखना है वो हम 97 का रखेंगे। ठीक है, 97 का स्टॉप लॉस होगा एनबीसीसी के लिए, नजदीक का स्टॉप लॉस है, और 107-108 रुपए के टारगेट हो जाएंगे। एनबीसीसी हमने देखा था कि प्रीवियस सेशन में 100 रुपए के आसपास उस दिन भी गया था, लेकिन वहां आकर थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि समय बिताने की कोशिश कर रहा है एनबीसीसी का शेयर। आईएक्स के लिए 200 और 205 के टारगेट, तो एक 100 रुपए वाला शेयर और एक करीब 200 रुपए वाला शेयर, ये 2 शेयर होंगे श्रीकांत जी की तरफ से भी। राजेश सर, ये बताइए कि गर्मियों की छुट्टियां तो अब शुरू होने वाली हैं या फिर हो गई हैं? आपका कहीं प्लान है कुछ घूमने फिरने का? जी फिलहाल तो ऐसा अभी तक कुछ नहीं है, तो अभी तो यही आपकी सेवा में है।
अच्छा सर, जिनके प्लान है ना, जरा उनके लिए हेज करवा दीजिए। मान लीजिए किसी ने पैसे खर्च कर रखे हो टिकट बुकिंग पे, होटल बुकिंग पे, तो कौन से शेयर रिकवर करा के दे देगा पैसे? तो मुझे ट्रैवल टूर होटल वाले स्पेस से एक दो शेयर जो आपको अच्छे लगते हैं आप बता सकते हैं। टूर की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से ट्रैवल एंड टूरिज्म को बढ़ावा मिला है कोविड के बाद से, वो लगातार पूरा स्पेस बहुत अच्छा एक्टिव रहा है। इसमें अगर कोई एक स्टॉक इस वक्त चुनना हो तो मुझे लगता है कि आईटीसी होटल्स के साथ जाना चाहिए, जहाँ की जो उनकी रूम की कैपेसिटी है वो आने वाले दिनों में बहुत तेजी से बढ़ाने की बात कर रहे हैं, एक अच्छे ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं, ब्रांड बहुत अच्छा है और सभी प्राइस सेगमेंट में इनकी प्रेजेंस बनी हुई है। तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसा स्टॉक हो सकता है जो इस स्पेस में आपको कम से कम 20 से 25% की बढ़त आने वाले साल भर में बिल्कुल दे सकता है। ठीक है, आईटीसी होटल्स आपके लिए ये शेयर 204 रुपए के आसपास के प्राइसेस हैं, इसमें आपके लिए मौके बन सकते हैं। कुछ और शेयर जरा लेकर आते हैं जहां पर ना एफआईज ने अपनी स्टेक को बढ़ाया है पिछले क्वार्टर में। एफआईज की हिस्सेदारी जहां पर ज्यादा बढ़ी है उसमें इंडसइंड बैंक है, अदानी विल्मर है, यूपीएल है, सुजलॉन है और बैंक ऑफ इंडिया है। इसके डेटा भी आपके स्क्रीन पर लेकर आएंगे कि कितना कितना बढ़ा है। इंडसइंड बैंक में करीब 4.5-5% के आसपास का स्टेक बढ़ा है एफआईज का, और यूपीएल में भी करीब करीब 2% के आसपास का स्टेक बढ़ा है। नीलेश जी, आज हम देख रहे हैं कि इंडसइंड बैंक में भी तेजी है, यूपीएल में उससे ज्यादा तेजी नहीं है, सुजलॉन का शेयर भी आज तेज रफ्तार से दौड़ रहा है, सरकारी बैंकों में बैंक ऑफ इंडिया में भी तेजी दिख रही है। कहीं आपके रडार पर ये शेयर हैं? इनमें से कोई शेयर है जिस पर आप रिकमेंडेशन देना चाहेंगे? देखिए, इंडसइंड बैंक ये पर्टिकुलर काउंटर है जहां पर एक काफी बड़ा करेक्शन हमने पिछले महीने देखा था, उसके बाद एक बेस फॉर्मेशन बना है। तो यहाँ पर काफी चांसेस ज्यादा है कि ये पुल बैक कंटिन्यू हो सकता है, क्योंकि सारे ही बैंकिंग स्टॉक्स में स्पेसिफिकली प्राइवेट एंड पीएसयू बोथ सेक्टर्स में हमें काफी अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। तो इंडसइंड बैंक में एक फॉलोअप मूव देखने को मिल सकता है, 870 से 900 तक की अपसाइड यहाँ देखने को मिल सकती है। हालांकि निचले स्तरों से काफी शार्प रिकवरी हुई है, तो थोड़ी सी डिप अगर मिलती है तो इसे लॉन्ग करके चल सकते हैं। यहाँ पर स्टॉप लॉस अपना होगा लगभग 805 का, 870 से 900 तक की अपसाइड यहाँ देखने को मिल सकती है। ठीक है, 870 से 900 की आपको इसमें लेवल्स दिख सकते हैं शेयर में। एक और शेयर नाम बदल के हो गया है इटर्नल, ओरिजिनली जोमैटो। राजेश जी, खबर यह आई कि बैंक की बोर्ड बैठक हुई 18 अप्रैल को और उसमें डिसीजन लिया गया कि एफआईज की जो निवेश की कैप है उसको 49.5% कर दिया जाएगा। इसमें एफआईज, पीआईज, एफडीआई, एनआरआई सारे के सारे कैटेगरीज को इसमें क्लब करके शेयर में 1.5% के आसपास की तेजी फिलहाल दिख रही है। कैसा लगता है आपको शेयर सर, और इस न्यूज का कोई इंपैक्ट आप शेयर भाव पर दिख रहे हैं? देखिए, ट्रेडिंग के लिए उपयुक्त शेयर है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए मैं समझता हूँ कि इस वक्त दूर रहना चाहिए, क्योंकि नंबर्स अच्छे नहीं है और पिछली तिमाही के नतीजे तो देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा खराब आए थे, क्योंकि डार्क स्टोर जो इनके टारगेट 2026 तक खोलने के थे वो 2025 में खोलने की बातें करी, और उस वजह से मुझे लगता है इस तिमाही के नतीजे में भी प्रेशर बना रहेगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कंपटीशन बहुत बढ़ता जा रहा है, फिर वो चाहे स्विगी की तरफ से हो, जेप्टो की तरफ से हो या दूसरे प्लेयर्स की तरफ से हो। मुझे लगता है कि मैं क्विक कॉमर्स की बात कर रहा हूँ, तो इस वजह से इस वक्त मुझे नंबर्स में कोई बहुत ज्यादा सुधार होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मार्जिन्स में प्रेशर है, न्यू क्लाइंट एक्विजिशंस में दिक्कत है, तो इस वक्त जो वैल्यूएशन बन गए हैं इस वक्त एक बार तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए नए निवेश के लिए। ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज बनती रहती है। ठीक है, निवेश के लिए इंतजार करना हो, ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी बनती रहती है। इटर्नल, जोमैटो बैंकिंग शेयर देखिए आज फ्लेवर में है और चर्चा में आएंगे, क्योंकि निफ्टी बैंक रिकॉर्ड हाइस पर पहुंच गया है। कुछ बैंक हो सकता है कि आपके पोर्टफोलियो में हो, लेकिन क्या वो पोर्टफोलियो में रखने लायक हैं? क्या उनको समय देना ठीक है? जरा ये भी चेक कर लेते हैं। श्रीकांत जी, आरबीएल बैंक और बंधन बैंक अक्सर हम साथ साथ चर्चा करते हैं। अब दोनों में थोड़ा सा सुधार तो है लोअर लेवल से। आरबीएल की बात करें तो 190 रुपए के ऊपर निकल गया है,
अब बंधन की बात करें तो 165 170 के रेंज में जाके ये ट्रेड कर रहा है। कन्विक्शन है आपका सर, समय दे सकते हैं, या फिर जब इतना बढ़िया माहौल है बड़े बैंकों को लेकर तो क्या बेहतर ना होगा कि हम इनसे निकल के बड़े बैंकों में पैसा डिप्लॉय कर दें? बिल्कुल। तो देखिए, इस बार के जो क्वार्टरली नंबर्स आ रहे हैं, अभी तक जितने भी नंबर्स पेश हुए हैं उसके बेसिस पे तो मैं यही कहूंगा कि लार्ज कैप में और भी तेजी बनेगी। बट एट द सेम टाइम इन सभी स्टॉक्स में क्या था ना कि जो इनकी एनपीए की जो एक साइकिल बनी हुई थी उसका आई कैन से एक पीक पॉइंट होता है, यानी कि जो लोएस्ट पॉइंट पे जो जितना खराबी आनी चाहिए थी उतनी आ चुकी थी। तो उसके बाद की इसमें हमने एक तेजी देखी है। मुझे लगता है कि ये ट्रेंड थोड़ा और बरकरार रहेगा। इनके नंबर्स आने दीजिए, एक बार क्वार्टरली नंबर्स आएंगे उसके बाद मुझे लगता है कि इनमें आप अपनी जो अटकी हुई पोजीशंस कहूंगा, बिकॉज कई सारे इन्वेस्टर्स इसमें अटके हुए हैं, तो वो पोजीशंस कम कर सकते हैं। लेकिन रिजल्ट का मुझे लगता है कि इंतजार करना जरूरी है। रिजल्ट तक इसमें और भी हमें तेजी नजर आती है। वेट जरूर करना है, लेकिन एट दिस पॉइंट अगर देखें स्टॉक में मूवमेंट, क्योंकि सेक्टर ही काफी अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है, उसका एक इम्पैक्ट हम देख रहे हैं स्टॉक प्राइसेस पर भी क्लियरली रिफ्लेक्ट होता हुआ। लेकिन जहां नतीजों के सीजन की शुरुआत हो चुकी है और इसके अलावा भी ढेर सारे इवेंट्स हैं। एक समय था जब इवेंट्स और ट्रिगर्स मिसिंग थे मार्केट में, लेकिन इस वक्त भरपूर इवेंट्स हैं, चाहे फिर इवेंट्स ट्रिगर्स नतीजों को लेकर हो या फिर ग्लोबल मार्केट्स को लेकर हो। सारे के सारे इवेंट्स आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो आइए आपको बड़े इवेंट्स एक बार बता देते हैं। देखिए, नतीजों की अगर बात करें, निफ्टी पैक में एचसीएल टेक्नोलॉजीज के नंबर्स पर फोकस जरूर रखिएगा। कल के सत्र में नतीजे आते हुए दिखेंगे। साथ साथ एमएनएम फाइनेंशियल, साइन, डीएलएम जैसी कंपनियों के भी नंबर्स होंगे। टाटा कम्युनिकेशन, हैवेल्स और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इनके नंबर्स, रिजल्ट्स का भी इंतजार रहेगा। सारे नंबर्स से ठीक पहले और ठीक बाद स्टॉक के मूवमेंट्स पर लगातार हमारी पैनी नजर है। इसके अलावा इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन भी है। इकोनॉमिक ग्रोथ का आउटलुक आईएमएफ जारी करने वाला है, तो इस पर भी नजर रखेंगे। और साथ ही 2 दिवसीय सऊदी दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने वाले हैं, सो इस इवेंट पर भी फोकस ग्लोबल फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए काफी सारी बातचीत, वार्ताएं हैं जिस पर लगातार फोकस है। रेसिप्रोकल टैरिफ अनाउंसमेंट के ठीक बाद काफी कुछ हुआ है और इसके बाद तमाम कंट्रीज किस तरह से इस पर आगे बढ़ रहे हैं, किस तरह से बातचीत कर रहे हैं, यूएस, चाइना, इंडिया, सारी की सारी बातचीत पर भी लगातार हमारी नजर है और इस पर सारे के सारे अपडेट्स जैसे जैसे हमें मिल रहा है हम आप तक पहुंचा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और कुछ और स्टॉक्स क्विकली एक बार देख लेते हैं। एक तो श्रीराम फाइनेंस। श्रीकांत जी, आपसे जानना चाहेंगे, 24 अप्रैल को श्रीराम फाइनेंस के भी नंबर्स आने वाले हैं। बैंक्स फाइनेंशियल्स का खेमा इतना ज्यादा पॉजिटिव है कि उन्हीं पर नजर जा रही है। श्रीराम फाइनेंस पे क्विक टेक दीजिएगा। बिल्कुल। तो देखिए, यहाँ पे भी एक सस्टेन्ड रन अप हमने देखा है और आज भी स्टॉक ने प्रीवियस हाई को क्रॉस किया है, बट ऑल टाइम हाई से थोड़ा सा ही दूर है। बट जैसे इसमें चाल बनी है, जैसे ओवरऑल फ्लोज बने हैं, हमें लगता है कि ये भी स्टॉक अपने प्रीवियस हाई को यानी 730-35 के लेवल्स को क्रॉस करते हुए नजर आएगा। इसके भी क्वार्टरली नंबर्स इसी हफ्ते के आखिरी में है और ओवरऑल मोमेंटम ठीक ठाक बना हुआ है। तो मैं यही कहूंगा कि इसमें बने रहे और हमें लगता है कि जैसे ये 730 के लेवल क्रॉस करेगा तो उसके बाद शायद हम 770 से लेकर 780 तक के भी लेवल्स देख सकते हैं। तो एक 4 से 5% की रैली और बन सकती है अपने प्रीवियस हाई को क्रॉस करने के बाद। तो इसमें जो इन्वेस्टमेंट है उसमें बने रहे। बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस की ही तरह एक क्विक टेक, इनकी एग्जिस्टिंग पोजीशन अगर किन्हीं की है, क्या राय होगी? नीलेश जी, हाँ सॉरी, या कंटिन्यू। जी नीलेश जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? बजाज फाइनेंस पर आपका टेक जानना चाह रहे थे हम। बिल्कुल बिल्कुल मानसी, देखिए बजाज फाइनेंस का स्ट्रक्चर काफी स्ट्रॉन्ग है। इनफैक्ट इट इज वन ऑफ द स्टॉक जिसने सबसे पहले नए रिकॉर्ड हाई विद इन एनबीएफसी स्पेस बनाया था। स्ट्रक्चर काफी स्ट्रॉन्ग है। 10,000 तक के लेवल हमें शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। करंट लेवल पर फ्रेश लॉन्ग एंट्री करके चल सकते हैं, बट डिप अगर मिलती है तो रिस्क एंड रिवॉर्ड और फेवरेबल होगा। 9,000 के आसपास का काफी अच्छा सपोर्ट बन चुका है। शॉर्ट टर्म के लिहाज से 9600 के टारगेट और थोड़ा सा पोजिशनल नजरिया रखें तो यहाँ पे 10,000 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं।
फाइनेंस पर लगातार हमारी नजर और स्टॉक्स पर एक्सपर्ट्स का टेक भी। बाजार क्लोज होने की तरफ बढ़ते हुए और एक दमदार हफ्ते की शुरुआत हुई, ये कह सकते हैं। एक लंबी छुट्टी के बाद भारतीय बाजार जब आज खुले, अच्छे खासे एक्शन के साथ हमने मूव्स देखे। ये मूव्स पॉजिटिव जो है बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स की तरफ से आते हुए दिखे। आउट परफॉर्मर ये पूरा का पूरा सेक्टर है और आईटी सेक्टर के मेजर कंपनी के नंबर्स भी आए। उसके ठीक बाद हमने देखा वहां पर भी एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला। ब्रॉडर मार्केट्स में भी एक्शन पैक कामकाज आज के सत्र में देखने को मिला। इन पर्टिकुलर अगर देखें मेटल स्टॉक्स में भी चमक जो है वो वापस बढ़ती हुई नजर आई। नाल्को, हिंदुस्तान कॉपर करीब 4% की तेजी दिखाते हुए। हिंदुस्तान जिंक, एनएमडीसी के स्टॉक में भी हमने दिन भर अच्छा खासा एक्शन देखा। एक्सचेंज एंसिलरी स्टॉक्स भी दिन भर चर्चा का विषय बने रहे, जहां बीएसई, एंजल वन, एमसीएक्स, सीडीएसएल जैसे स्टॉक्स में शानदार तेजी के साथ कामकाज देखने को मिला। इसके अलावा अगर आप देखेंगे सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की चाल, हमने देखा ऑलमोस्ट सारे के सारे सेक्टर्स जो हैं अच्छी खासी मजबूती दिखा रहे थे। एंड व्हाइल वी क्लोज ऑल्सो, सिर्फ एफएमसीजी एकमात्र क्षेत्र है जहां पर बिकवाली का दबाव आज के सत्र में देखने को मिल रहा है। निफ्टी एफएमसीजी पैक में लाल निशान के साथ कामकाज क्लोज होता हुआ, लेकिन उसके अलावा रियल एस्टेट, एनर्जी, आईटी, ऑटो, मेटल, सर्विसेज, फार्मा, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक, बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स, हर तरफ आप देखेंगे अच्छी मजबूती के बीच कामकाज, अच्छा खासा एक्शन देखने को मिल रहा है। मेजर कंट्रीब्यूटर्स की अगर बात करें, निफ्टी के मेजर कंट्रीब्यूटर्स में सबसे आगे खड़े हैं बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स और आईटी, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और साथ साथ महिंद्रा एंड महिंद्रा में भी अच्छा एक्शन क्लोजिंग मजबूती के साथ होती हुई। वहीं आईटीसीएचयूएल, अडानी पोर्ट्स, एशियन पेंट्स, ब्रिटानिया ऑन द फ्लिप साइड विपरीत बिकवाली का दबाव दिखाते हुए गिरावट का रुझान। लेकिन बाजार की क्लोजिंग आपके स्क्रीन पर 55,290 के लेवल्स पर बैंक निफ्टी ने 1000 अंकों की तेजी के साथ क्लोजिंग दिखाई। लगातार तीसरा ट्रेडिंग सेशन जब बैंक निफ्टी में मजबूती और बढ़िया मजबूती के साथ क्लोजिंग देखने को मिल रही है। 24,120 के लेवल्स पर करीब 250 अंकों की तेजी, 268 पॉइंट्स टू बी प्रिसाइज मजबूती के साथ निफ्टी क्लोज होता हुआ। 800 अंकों की मजबूती पर सेंसेक्स में भी क्लोजिंग 79,366 के लेवल्स। परसेंटेज वाइज ऑलमोस्ट 1.5 से 2% तक की तेजी बेंचमार्क्स में। मिड कैप, स्मॉल कैप में अच्छा एक्शन। एडवांस डिक्लाइन के रेशियोज में एडवांसेस का पलड़ा भारी, 2123 एडवांसेस के सामने महज 612 डिक्लाइंस। सो एक दमदार ट्रेडिंग सेशन जहां लगातार 5 ट्रेडिंग सेशन से बाजार में बढ़िया तेजी है। पिछला हफ्ता काफी ट्रंकेटेड था, लेकिन सारे के सारे ट्रेडिंग सेशंस जो कि 3 ट्रेडिंग सेशन ही थे पिछले हफ्ते, लेकिन तीनों 3 ट्रेडिंग सेशन में बाजार ने बढ़िया मजबूती दिखाई और इस हफ्ते की शुरुआत भी अच्छी मजबूती के साथ ही होती हुई देखने को मिली। और क्लोजिंग भी यहाँ पर अगर आप देखें 55,000 के पार बैंक निफ्टी ने क्लोज होने में कामयाबी देखी है। उम्मीद यही करते हैं कि हफ्ते की जो पॉजिटिव शुरुआत है, हफ्ता क्लोज भी इसी पॉजिटिविटी के साथ ही होता दिखे। फिलहाल क्लोजिंग कॉल को हम यहीं समेटने जा रहे हैं। मुझे और अभिषेक को आप दीजिए इजाजत, लेकिन 18 स्वदेश पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।